नमस्कार। चर्चा में के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं उमेश चतुर्वेदी। कुछ पारिवारिक मजबूरियों की वजह से, पारिवारिक आघात की वजह से काफ़ी अरसे बाद मैं मिल पाया हूं आपके साथ। आपसे लंबे अरसे के बाद मुखातिब हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आघात क्या रहे इस पर फिर कभी चर्चा होगी। लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि जिस समय हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, मैं आपसे मुखातिब हूं उसके ठीक एक दिन पहले 20वीं सदी के भारत के अन्यतम राजनीतिक चिंतक, विचारक और राजनेता और स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के लंबे शासन को हिला देने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि थी। ठीक 57 साल पहले 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात को रात 1:20 पर दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल में डॉक्टर लोहिया ने अंतिम सांस ली थी। उसी अस्पताल को आज उनके नाम पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल कहा जाता है। जनता पार्टी की जब 1977 में सरकार बनी थी और उस सरकार में डॉक्टर लोहिया के शिष्य और भारतीय राजनीति के एक तरह से चिर विद्रोही कह सकते हैं, राजनारायण स्वास्थ्य मंत्री बने थे, तो उन्होंने विलिंगडन अस्पताल का नाम राम मनोहर लोहिया अस्पताल किया था। राम मनोहर लोहिया की याद आप देखेंगे कि अक्सर राजनीति करती है और ख़ासतौर पर समाजवादी विचारधारा की राजनीति करती है। लेकिन आप सब जानते हैं कि डॉक्टर लोहिया परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन बाद में जितनी भी समाजवादी धारा की राजनीति आगे बढ़ी है और जितने भी नए दल बने हैं, वो परिवारवाद की बजाय आप कहेंगे तो पारिवारिक प्राइवेट लिमिटेड पार्टियों के रूप में अपनी पार्टियों को चलाते रहे हैं। नाम लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन आप सब जानते हैं। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कुछ विचार अभी याद आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह कि डॉक्टर लोहिया ने भारतीय राष्ट्र को एक शारीरिक इकाई के रूप में, एक मनुष्य के रूप में स्वीकार किया था। उनका कहना था कि जिस तरह शरीर के छोटी सी उंगली को भी चोट पहुंचती है तो पूरा शरीर झन्ना जाता है, पूरा शरीर दर्द से बिलबिला उठता है, पूरे शरीर को दर्द का आभास होता है। राष्ट्र के किसी भी इलाके को ठीक उसी तरह जब चोट पहुंचती है या वहां कुछ होता है तो पूरे राष्ट्र को पीड़ा होती है। इसलिए बेहतर है कि समूचे राष्ट्र को, राष्ट्र के किसी भी भाग को कभी भी कोई चोट पहुंचाने की कोशिश न हो, कोई चोट न पहुंचे। डॉक्टर लोहिया का यह विचार आज की राजनीति के लिए भी उतना ही मुफीद है जितना जिस समय उन्होंने कहा था मुफीद था, जरूरी था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज की राजनीति भी डॉक्टर लोहिया के विचार को, इस विचार को भूल चुकी है। उसको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि राष्ट्र के किसी इलाके को उसकी राजनीति से क्या चोट पहुंचती है और उससे पूरे राष्ट्र के स्वास्थ्य पर और उसके समझ पर, उसकी सोच पर, उसकी संवेदना पर क्या असर पड़ता है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। राजनीति को सिर्फ और सिर्फ अपने तात्कालिक लाभ से मतलब है। डॉक्टर लोहिया ने एक और बात कही थी। डॉक्टर लोहिया समाजवादी विचारधारा के बड़े चिंतक रहे, बड़े राजनेता रहे, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी और वह बात आज के राष्ट्रवादी विचारधारा से कहीं नज़दीक महसूस होती है। समाजवाद के बारे में कहा जाता है और माना जाता है कि वह मार्क्सवाद का एक, आप कहे कि सुधारात्मक रूप है। लेकिन डॉक्टर लोहिया भारतीय समाजवाद का उत्स, भारतीय समाजवाद की जड़ भारतीय संस्कृति में देखते थे और इसलिए उन्होंने भारत के 3 देवों को सबसे ज़्यादा मान दिया, सबसे ज़्यादा सम्मान किया और उनकी ज़रूरत पर बल दिया, उनको आधुनिक अर्थों में परिभाषित किया। वे देव हैं शिव, राम और कृष्ण। वो शिव को ज्ञानी मानते थे। शिव को आम लोग भोला मानते हैं। भोले बाबा, भोलेनाथ के नाम से वो मशहूर भी हैं, उन्हें स्वीकार भी किया गया है, उनकी इज्जत भी होती है, उनकी पूजा भी होती है। लेकिन डॉक्टर लोहिया उनको ज्ञान का भंडार मानते थे, उनको वो दिमाग मानते थे। अगर मानव शरीर में दिमाग कहीं है तो वो शिव है।
वो शिव के बराबर, शिव को दिमाग की तरह मानते थे, मन की तरह मानते थे। राम को कर्म की तरह मानते थे, राम उनके लिए कर्म के प्रतीक थे। लोहिया के लिए शिव ज्ञान के प्रतीक थे, लोहिया शिव को ज्ञान का प्रतीक मानते थे और राम को कर्म का प्रतीक। इसी तरह वो भगवान श्री कृष्ण को हृदय का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक मानते थे। और आप जानते हैं कि मानवता के विकास के लिए, मानवता की निरंतरता के लिए ज्ञान, कर्म और स्नेह, हृदय, इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। डॉक्टर लोहिया भारतीय देवों की ये जो त्रिमूर्ति है उसकी तरह बनने की अपेक्षा भी रखते थे। उन्होंने एक जगह लिखा है, ईश्वर मुझे शिव की तरह ज्ञान, राम की तरह कर्म का पाठ और कृष्ण की तरह हृदय देना। डॉक्टर लोहिया ऐसे समाजवादी नेता रहे जिन्होंने चित्रकूट में रामायण मेला की शुरुआत की। आज के दौर में राजनीति अगर ऐसे मेले की शुरुआत करेगी तो उसको उन्हीं लोहिया के चेलों के द्वारा सांप्रदायिक करार दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेला की शुरुआत की और मकबूल फिदा हुसैन जैसे चित्रकार को प्रेरित किया कि वो भारतीय पौराणिक चरित्रों पर, रामायण पर, महाभारत पर चित्र सीरीज बनाए। मकबूल फिदा हुसैन उनसे बद्री विशाल पित्ती, जो हैदराबाद के राजा कहे जाते थे, वहाँ के एक तरह से भामाशाह थे, जो बाद में आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से कई बार विधायक भी रहे, समाजवादी सोशलिस्ट धारा के विधायक रहे। बद्री विशाल पित्ती के ही घर में मकबूल फिदा हुसैन से डॉक्टर लोहिया की मुलाकात हुई थी और उन्होंने मकबूल फिदा हुसैन को प्रेरित किया था वो रामायण और महाभारत समेत भारतीय पौराणिक आख्यानों और चरित्रों पर चित्र बनाए। यह बात और है कि वही मकबूल फिदा हुसैन बाद के दिनों में हिंदू देवी देवताओं की नंगी मूर्तियां बनाने के लिए विवादों के घेरे में रहे और आखिर में उन्हें भारत छोड़ना पड़ा था। आलोचनाओं के चलते वो भारत से दूर कतर में जाकर के बसे। कतर के शासन ने उन्हें शरण दी थी और वहीं उनका इंतकाल हुआ। डॉक्टर लोहिया को विचार की जिस सरणी में खोजना चाहें, आधुनिक भारत के संदर्भ में हर वैचारिक सरणी में लोहिया के विचार मिलेंगे। लोहिया को याद करना और लोहिया के विचारों को आत्मसात करना, दोनों दो बातें हैं। लोहिया को याद तो खूब किया जाता है, उनके सामाजिक धारा की जो राजनेता हैं, जो राजनीति है, उन्हें खूब याद करती है, लेकिन उनके विचारों को सही मायने में आत्मसात कम से कम अपनी राजनीति में तो वो नहीं ही करती है। अगर वो राजनीति में करती तो शायद जातियों को लेकर के जो आज विभेदकारी, विभाजनकारी नहीं, विभेदकारी जो नीति चल रही है, वो नीति इस देश में सपना होती, दूर की कौड़ी होती। लेकिन वो आज सच्चाई बनी हुई है और भारतीय समाज को तोड़ने में जुटी हुई है। भारतीय राजनीति को लोहिया के विचारों से जितना प्रेरणा लेना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, उतनी प्रेरणा नहीं ली। लोहिया के विचार सदा अमर रहेंगे। हम ऐसे ही कई और मुद्दों पर आपसे मुखातिब होते रहेंगे। आप सबका स्नेह चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही कुछ और जानकारियों को आपके साथ साझा करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।